किया जाता है कि इंटरनल ऑडिट होता क्या है थ्योरेटिकली। तो आज हम थ्योरेटिकली में बात, मेरे चैनल पे कोई भी चीज़ थ्योरेटिकली नहीं मिलेगी, आपको सब कुछ यहाँ पे मिलेगा कि हमें जब हम ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं उस टाइम पे हमें इंटरनल ऑडिट में करना क्या होता है। तो जैसे भी हम इंटरनल ऑडिट की ट्रेनिंग्स ले लेते हैं, सब कुछ ले लेते हैं, लेकिन जब हम बात आती है कि इंटरनल ऑडिट को कैसे करना है, कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं, क्या क्या उसमें बनाना है हमें और कैसे करना है, तो ग्राउंड लेवल पे जो चीज़ें होती हैं हम उस चीज़ों को इसमें डिस्कस करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो एक छोटी सी हम पहले समझेंगे इंटरनल ऑडिट होता क्या है। तो इंटरनल ऑडिट क्या होता है, एक इंटरनल ऑडिट एक मैकेनिज्म है जिसमें आपका क्यूएमएस डिपार्टमेंट, हर कंपनी में एक क्यूएमएस डिपार्टमेंट होता है जो कि आपके इंटरनल सिस्टम को रिव्यू करता है एज पर डिफाइंड सिस्टम और एज पर डिफाइंड प्रोसीजर। जो हमारा इंटरनल सिस्टम डिफाइन है, जो हमारा इंटरनल सिस्टम प्रोसीजर डिफाइन है, उसके हिसाब से हमारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, उसमें हम क्या चेक करते हैं कि भाई हमारे स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, हमारी जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो हमारे जो डिफाइंड स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो कर रही है नहीं कि नहीं कर रहे हैं। हमारे प्रोसीजर्स जो हैं उनके हिसाब से हमारी प्रोसेस में काम हो रहा है नहीं हो रहा है, डिपार्टमेंट्स में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं पे कोई गैप तो नहीं है। ताकि इंटरनल ऑडिट का मेन पर्पज होता है कि भाई मेन ऑडिट में कभी भी कोई भी एनसी ना आए ताकि हम उसको इंटरनल ऑडिट में कर सकें। तो अब हम बात करते हैं स्टेप्स। इंटरनल ऑडिट के स्टेप्स क्या क्या होते हैं। तो बेसिक स्टेप्स की हम यहाँ बात करेंगे कि जो हमारा सिस्टम इंटरनल ऑडिट होता है उसमें हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए, और उसके साथ हम देखेंगे कि उनको करना कैसे है। तो पहले हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। स्टेप 1 होता है, सबसे पहले हमें इंटरनल ऑडिट का एक प्लान बनाना होता है। स्टेप 2 में हमें एक ऑडिटर की लिस्ट बनानी होती है विद मैट्रिक्स। आपने एक ऑडिटर का क्यों बनानी होती है, क्योंकि हमने एक ऑडिट प्लान कर दिया, उसके लिए हमें ऑडिटर्स भी चाहिए। उन ऑडिटर्स की हमें एक लिस्ट भी बनानी पड़ेगी। भाई ऐसा तो है नहीं हम किसी भी ऑडिटर्स को किसी को भी उठा के ऑडिट करवा देंगे। जो सिलेक्शन क्राइटेरिया में फिक्स होंगे उन्हीं को हम ऑडिटर बना सकते हैं। उसके बाद हमें एक डिटेल शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि भाई हम किस डिपार्टमेंट का कब ऑडिट करेंगे, कितनी तारीख को करेंगे, कितने बजे करेंगे। उसके बाद उसको उस शेड्यूल को हमें कम से कम एक वीक पहले डिपार्टमेंट को शेयर भी करना पड़ेगा एक सर्कुलर के साथ। ताकि किस हो सकता है डिपार्टमेंट ने पहले से कुछ चीज़ें शेड्यूल कर रखी हो तो वो बोले कि नहीं हम इस ऑडिट नहीं करा सकते। तो उस चीज़ को आप पहले ही मेल पे कंफर्मेशन ले लो या एक सर्कुलर रिलीज करके उस पर आप ले लो कि भाई इस डिपार्टमेंट का इशू, ताकि आप उस ऑडिट को रीशेड्यूल कर सको। ठीक है, उसके बाद आपको एक ऑडिट चेक शीट चाहिए जिसके बाद आपको ऑडिट के हिसाब से प्लान करना है। ऑडिट कंप्लीट जब आपका हो जाता है तो आपको एक ऑडिट समरी बनानी होती है। ऑडिट समरी को बनाने के बाद आपको कंसर्न डिपार्टमेंट, जहाँ जहाँ पे आपको कंसर्न नॉन कन्फर्मिटी मिली है वो आपको कंसर्न डिपार्टमेंट को भेजनी होती है, और उनसे क्लोजर लेने के बाद आपको फाइलिंग करनी होती है। तो ये एक जनरल स्टेप है जो हमारे इंटरनल ऑडिट में फॉलो होता है। अब हम एक एक स्टेप को देखेंगे कि हमें प्रैक्टिकली करना क्या होता है उसमें। तो अब हम बात करते हैं जैसे इंटरनल ऑडिट प्लान। तो देखिए, मैं अगर बात करूं तो हमें एक प्लान बनाना होता है इस तरीके से। यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे सारे डिपार्टमेंट्स हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, और जिसकी जितनी फ्रिक्वेंसी हमने डिसाइड कर रखी है। आपके हो सकता है कहीं पे हम साल में एक बार कर रहे हैं, कहीं पे हम साल में 2 बार, डिपेंड ऑन नॉन कन्फर्मिटीज। तो हमने यहाँ पे जो मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, हमने 6 महीने में प्लान कर रखा है। तो इस तरीके से आपको सारे डिपार्टमेंट्स को कवर करके प्लान बनाना तैयार करना है। उसके बाद हमें डिफाइन करनी है, जब हमारा प्लान बन गया तो हमें सबसे पहले डिफाइन करनी है ऑडिटर लिस्ट। हमारी ऑडिट की लिस्ट में कौन कौन ऑडिटर ऑडिट कर सकते हैं। तो ये एक हमारा ऑडिटर लिस्ट है जिसमें हमें क्या देखना होता है। आप देखिए, कोई एक ऑडिटर है यहाँ पे, इसकी क्वालिफिकेशन ये है, उसका एक्सपीरियंस ये है, वो प्रोसेस ऑडिट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये प्रोडक्ट ऑडिट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, वो सिस्टम ऑडिट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, और सप्लायर ऑडिट कर सकता है कि नहीं। तो होता क्या है, हमारे पास ऑडिटर 10-15 होते हैं, लेकिन उसमें कुछ ऑडिटर होते हैं जो हमारे सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस और प्रोडक्ट ऑडिट के लिए होते हैं। कुछ ऑडिटर होते हैं जो हमारे सिर्फ सिस्टम ऑडिट के लिए होते हैं। कुछ ऑडिटर हैं जो हमारे सप्लायर ऑडिट्स के लिए एलिजिबल होते हैं। तो वो चीज़ हमें डिफाइन करनी होती है, भाई ये ऑडिटर्स हैं। उसके आगे में टिक लगाना होता है कौन कौन से ऑडिट ये कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 15 ऑडिटर हैं, 15 में से आप देख रहे हो चौथे नंबर का ऑडिटर इंटरनल ऑडिट नहीं कर सकता, सप्लायर ऑडिट नहीं कर सकता। ठीक है, सिर्फ वो प्रोसेस प्रोडक्ट ऑडिट, जो कि क्वालिटी इंस्पेक्टर हो गए या क्वालिटी इंजीनियर्स हो गए, जो कि हमारी प्रोसेस में इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं। आई होप लिस्ट ऑफ ऑडिटर समझ में आ गया होगा। उसके बाद होता क्या है, क्वेश्चन आता है भाई हमारे लिस्ट ऑफ
ऑडिटर्स जो हैं उनको सेलेक्ट कैसे किया। तो वो ये एक बहुत मेजर चीज़ है जो हमें समझनी पड़ेगी। ये देखिए, ये हमने एक बनानी होती है मैट्रिक्स। भाई ये नाम का ऑडिटर है, इसका डेजिग्नेशन ये है, इसका डिपार्टमेंट ये। इसको हमें एक सिलेक्शन क्राइटेरिया हमने डिफाइन कर दिया कि भाई हमें मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा बीटेक जो भी है, मिनिमम हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितना एक्सपीरियंस चाहिए, वो बंदा प्रोसेस की अप्रोच को समझता होना चाहिए, उसको कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट का पता होना चाहिए, उसको आईटीएफ के बारे में पता होना चाहिए, उसको 5 कोर टूल की नॉलेज होनी चाहिए और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसको प्रोसेस का प्लान, ऑडिट का प्लान कैसे करना है, कैसे एनसी क्लोज करनी है, ये सब चीज़ों की। और इसमें एक पॉइंट और जोड़ सकते हो जो कि यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया है कि आप मिनिमम उसको एक एक्सपीरियंस ऑडिटर के साथ कितने ऑडिट करने हैं। आप मान लीजिए नया ऑडिटर आपने एक डिफाइन कर दिया, इन क्राइटेरिया में पास कर दिया, तो एटलीस्ट उसको एक क्राइटेरिया और रखना है हमें यहाँ पे कि उसने एटलीस्ट एक्सपीरियंस ऑडिटर के साथ, एग्जिस्टिंग जो आपका एक्सपीरियंस ऑडिटर है उसके साथ 2 ऑडिट करे हो, तब उसको आप एक मैट्रिक्स में अपडेट कर दीजिए। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे टिक करते चले जाइए, तो ये इसमें ये पास है, 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 तो आपका ऑडिटर एक सेलेक्टेड हो जाएगा। अभी आपने ऑडिटर आपसे कुछ क्वेश्चन करते हैं, जब आप देखा होगा ऑडिटर आते हैं जी आपने ऑडिटर लिस्ट कैसे बनाई, तो वहाँ पे आप बता सकते हो जी हमने एक सिलेक्शन क्राइटेरिया ये बना रखा है। जब वो इस चीज़ को टिक कर लेता है तब वो एक हमारी मास्टर लिस्ट ऑफ ऑडिट जो मैंने अभी इससे पहले दिखाई थी उसमें जाके वो ऐड होता है, जब यहाँ पे सारी ऑप्शन वो टिक कर लेता है। वो क्लियर हो गया होगा कि कितने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटरनल ऑडिट के लिए। अब बात करते हैं हम डिटेल शेड्यूल कैसे रिलीज करना है। हम करते हैं यहाँ पे शेड्यूल की बात। देखिए शेड्यूल पे आ जाते हैं, ये हमारा एक शेड्यूल है। भाई मेरा एक शेड्यूल बनाया मैंने कि मैं टॉप मैनेजमेंट का ऑडिट 4 तारीख को करूँगा 9 बजे से 11 बजे तक, परचेज का मैं 8 बजे से 11 बजे तक। तो इसको क्या करना होता है, ऐसे हम सारे डिपार्टमेंट्स जो हमने पहले प्लान बनाया हुआ था उस प्लान के हिसाब से हम डिपार्टमेंट डिफाइन कर देते हैं, उस डेट के हिसाब से हमें यहाँ पे टाइम डिसाइड कर देना। भाई मैं इतनी, यही शेड्यूल हमें हर डिपार्टमेंट को एक बार सीसी, मतलब आप मेल कर रहे हो किसी भी डिपार्टमेंट को, सबको 2 में करके सारे डिपार्टमेंट को मेल करो या एक सर्कुलर रिलीज कर दो, जिससे कि उन्हें पता चल जाए कि मेरा ऑडिट इतनी तारीख को इतने बजे से इतने बजे तक है। तो उसमें क्या होगा, इस ऑडिट को इफेक्टिवनेस ज़्यादा निकल के आएगी, अगले कंसर्न डिपार्टमेंट को पता होगा कि मेरे को कब ऑडिट करना है, क्यों करना है, कितने बजे कराना है, तो वो अपना टाइम स्पेयर रखेगा आपके लिए, तो उसमें आपको भी इशू नहीं होगा और कंसर्न डिपार्टमेंट को भी इशू नहीं होगा। शेड्यूल बनाने के बाद जब आप शेड्यूल बना लोगे, शेड्यूल बनाने के बाद जब एक सर्कुलर रिलीज करोगे आप, एक आप सर्कुलर देख रहे हो, इस सर्कुलर को रिलीज करने के बाद सर्कुलर आप रिलीज करोगे, ये इसमें आपको क्लियर दिख रहा है, हमें अगर मेल नहीं करा है तो हमें सीधा एक्नॉलेजमेंट ले लेंगे सारे डिपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पे आप साइन ले लो जाकर के फिजिकली कि हाँ जी हमने आपको शेड्यूल दिखा दिया है, इतने तारीख से इतने तारीख तक है, और आप अपना एक्नॉलेजमेंट दे दो, तो वो एक्नॉलेजमेंट आपको मिल जाएगी, जिससे क्या होगा कि कोई इशू नहीं आएगा। ऑडिट के बाद अब हम बात करेंगे चेकशीट की। होता क्या है, जब हमारा प्लान बन गया, लिस्ट ऑफ ऑडिटर मिल गए हमें, मैट्रिक्स सिलेक्शन क्राइटेरिया मिल गया, शेड्यूल रिलीज कर दिया, अब हमें करना है ऑडिट। तो हम किसी एक डिपार्टमेंट में ऑडिट करने गए, तो हमारी नॉर्मली हर कंपनी ने एक चेकशीट डिजाइन करी होती है। जब हम गए तो हमने अपनी डिफाइन चेकशीट के साथ, जैसे एक चेकशीट ये डिफाइन है, तो हमने यहाँ पे पॉइंट्स डिसाइड कर, इन पॉइंट्स के अगेंस्ट में हमने चेक किया, तो हमें ओके मिला, एनजी मिला। लेकिन हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि हम लोग क्या करते हैं, इन पॉइंट्स के अगेंस्ट में ओके पे टिक कर देते हैं, लेकिन कहीं ऑब्जर्वेशन नहीं लिखते कि हमें पॉजिटिव मिला क्या। तो हमें वहाँ पे प्रॉपर लिखना है भी हमने उस चीज़ में क्या चेक करा, उसका फॉर्मेट नंबर क्या था, उस डॉक्यूमेंट को में हमने क्या चेक किया, क्या टारगेट था, क्या एक्चुअल आ रहा था, किससे कितने, ताकि पूरी डिटेल्स हम यहाँ पे फिल कर सकें, तो एक अच्छा ऑडिट दिखे कि हाँ हमने एक ऑडिट किया है। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको। अब बात करते हैं हम चेकशीट के बाद, जब हमने ऑडिट कर लिया तो सीधी सी बात है कुछ ना कुछ हमारी नॉन कन्फर्मिटीज़ निकल के आएंगी, वो किसी भी डिपार्टमेंट्स में हो सकती हैं, कहीं भी हो सकती हैं, तो अब हम उन नॉन कन्फर्मिटीज़ की बात कर लेते हैं। आइए, अब देखिए जैसे कि अब हमारी कोई एनसी निकल के आई,
अब हम क्या करेंगे, एक समरी बनाएंगे। जब हमने सारे डिपार्टमेंट्स का एक ऑडिट कर लिया, इंटरनल ऑडिट हमारा खत्म हो गया, उसके बाद हम एक समरी बनाएंगे भाई, ये ऑडिट इस डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट, ये ऑडिटर पे ये ऑडिट थी, क्या ऑब्जर्वेशन, कोई ऑब्जर्वेशन मिली तो ठीक है, अगर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं मिली तो नो ऑब्जर्वेशन, आगे भी कुछ नहीं आएगा। अब एक ऑब्जर्वेशन की बात कर लेते हैं। जैसे कि हमारे मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट है क्वालिटी, जिसमें हमें एक ऑब्जर्वेशन मिली, उस ऑब्जर्वेशन के अगेंस्ट में क्वांटिटी था, क्वांटिटी था। उसके बाद आप इसमें क्या डिफाइन कर सकते हो भाई, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, इस एनसी को क्लोज करने का टारगेट डेट क्या होगा, और अभी करंट में स्टेटस क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये जो आप देख रहे होगे इफेक्टिवनेस आफ्टर 3 मंथ, तो एक रूल है एज पर IATF कि आपको हर एनसी का 3 महीने बाद एक इफेक्टिवनेस चेक करनी होती है। उसका एक स्टेटस डालना होता है कि भाई हमारी जो एनसी थी इसको हमने क्लोज भी कर दिया, लेकिन 3 महीने बाद क्या ये एग्जिस्टिंग क्लोज है इफेक्टिवली और नहीं। कई बार क्या होता है, हम एनसी एक डॉक्यूमेंटेड पर्पज से क्लोज कर देते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद उसको हमने कोई एक मैकेनिज्म लगा दिया, लेकिन हम उसको यूज ही नहीं कर रहे, हमने हटा दिया, बस एक ऑडिट पर्पज के फोटो खींचने के लिए लगाया था जी, एनसी क्लोज भी खत्म कर दिया, तो उस चीज को हम 3 महीने बाद एक बार इफेक्टिवनेस चेक करते हैं। तो ये हो गई हमारी एनसी समरी। एनसी समरी के बाद अब क्या होता है कि हमने एनसी तो दे दी, लेकिन एनसी को आपको भी पता है एज पर IATF या ISO के हिसाब से आपको एनसी को प्रॉपर तरीके से क्लोज करना होता है। ऐसा नहीं कि आपने एक बिफोर आफ्टर फोटो लगा दिया और एनसी क्लोज हो गई, नहीं, उसको हमें एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग क्लोज में क्लोज करना होता है। तो जिसके लिए हम क्या कर यूज करते हैं, NCR फॉर्मेट यूज करते हैं। ये देखिए, जैसे कि NCR, तो आपके किस डिपार्टमेंट में एनसी आई, एनसी का नंबर क्या था, डेट ऑफ ऑडिट क्या थी, क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम ऑडिट, यहाँ पे हम ऑडिट का ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, यहाँ पे ऑडिटी के सिग्नेचर लेंगे, किस डिपार्टमेंट के हेड की सिग्नेचर, उस डिपार्ट जैसे एनसी थी उसके डिपार्टमेंट के हेड के सिग्नेचर लेंगे और ऑडिटर के साइन कराएंगे। उसके बाद हम प्रॉपर एक डिपार्टमेंट वहाँ पे वाइवा एनालिसिस करेगा, उसका वाइवा एनालिसिस जो रूट कॉज निकल के आएगा वो उसको हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि करेक्टिव एक्शन और करेक्शन क्या लिया हमने, इमीडिएट एक्शन क्या लिया और करेक्टिव एक्शन क्या लिया। उसके बाद हमने प्रिवेंटिव एक्शन क्या लिया, क्या टारगेट डेट थी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एक्चुअल में हमने कब उसको कंप्लीट कर दिया। दूसरी चीज, उस एनसी के प्रिवेंटिव एक्शन के केस में हमने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपडेट किए, कहाँ कहाँ पे वो हॉरिजेंटली गया, और उसके बाद हम उसकी एक्शन वेरिफिकेशन, ये बहुत बड़ा चीज है जो कि हमें एक्शन वेरिफिकेशन, जो हमने प्रिवेंटिव एक्शन करेक्टिव एक्शन लिए हैं उनकी वेरिफिकेशन के बाद ये QMS डिपार्टमेंट का जो MR होता है वो यहाँ पे सिग्नेचर करे कि हाँ भाई ये एनसी प्रॉपरली इफेक्टिवली क्लोज हो चुकी है। तो ये था टोटल हमारा एनसी का मैकेनिज्म। अभी आपने देखा होगा कि इंटरनल ऑडिट में हमने सारे स्टेप फॉलो करे भाई। सबसे पहले हमने एक प्लान बनाया जिसका मैंने एग्जांपल आपको दिखाया, उसके बाद हमने लिस्ट ऑफ ऑडिटर बनाई और एक हमने सिलेक्शन क्राइटेरिया बनाया। पहले हमने ऑडिटर को सेलेक्ट किया सिलेक्शन क्राइटेरिया के बेस पे, उसके बाद हमने क्या करा, एक डिटेल शेड्यूल प्लान बनाया जिसमें हमने डिफाइन किया हम इतनी तारीख को इतने बजे से इतने बजे तक डिपार्टमेंट ऑडिट करेंगे। उसके बाद हमने एक सर्कुलर रिलीज किया, सर्कुलर रिलीज करने के बाद हमने ऑडिट चेकशीट के हिसाब से ऑडिट ऑडिट किया। ऑडिट होने के बाद हमने एक पूरा, जब हमने डिपार्टमेंट पूरे सारे डिपार्टमेंट्स को ऑडिट कर लिया तो हमने एक एनसी समरी बनाई, जो मैं हमने स्टेप 6 में बात करी थी, हमने एक एनसी समरी बनाई भाई इस डिपार्टमेंट के केस में नो ऑब्जर्वेशन नो ऑब्जर्वेशन, जिस डिपार्टमेंट के जस्ट एक ऑब्जर्वेशन हमें वहाँ लिखी वो बनाई। उसके बाद हमने एक वाइवा एनालिसिस के फॉर्मेट में उस एनसी को डाला और डिपार्टमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट को भेजा ताकि हम उनसे एक्शन प्लान मांग सकें। जब हम उनकी तरफ से एक्शन प्लान आ जाएगा तो उसके साथ हमें क्या करना होता है कि फाइलिंग करनी होती है, जो कि QMS डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमने एनसी क्लोजर डिपार्टमेंट से ले लिए, बिफोर आफ्टर उसके फोटो ले लिए, उसके प्रॉपर एविडेंस ले लिए, तो हमें एक फाइलिंग लगानी होती है ताकि जब हमारा एक्सटर्नल ऑडिट होता है तो उस ऑडिट में हम उसको एनसी का प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से उस एनसी को दिखा सकें कि हाँ जी हम इंटरनल ऑडिट ऐसे करते हैं और ये हमारी एनसी आई थी, इसको हमने ऐसे क्लोज किया। तो ये स्टेप्स क्यों इंपॉर्टेंट है उसके लिए भी हम बात कर लेते हैं। ऑडिट जो है हमारे, अगर ये स्टेप फॉलो करेंगे तो ऑडिट सिस्टमैटिक होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। जैसे कि आपने देखा कि हमने प्रॉपर शेड्यूल को रिलीज किया, सर्कुलर रिलीज किया, तो हमारा टाइम वेस्ट हो नहीं। उसके बाद क्या होगा, जब हम वाइवा एनालिसिस से कराएंगे तो एक ऑडिट जो है इफेक्टिवली क्लोज होगा हमारा। भाई हमने ऑडिट करा, एनसी निकाली, इसको प्रॉपर वाइवा एनालिसिस से क्लोज किया, उसके एविडेंस लगाए, तो एक प्रॉपर एनसी से क्लोज होगा। आई होप इंटरनल ऑडिट में अब आपके कोई डाउट्स नहीं होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में डालें, मैं आपके डाउट्स वहीं पे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं हमें। ऐसी ही प्रैक्टिकल वीडियोस इस चैनल पे आएंगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आपका सपोर्ट बहुत सारा मोटिवेशन देगा, तो आपका अगर सपोर्ट मिलता रहेगा तो प्रैक्टिकल वीडियोस ही इस पे आएंगी। देखा आप यहाँ पे मैंने कोई सिस्टमेटिक बात
नहीं करी कि भाई मैं थ्योरेटिकली आपको पूरा बताऊँ इंटरनल ऑडिट क्या होता है, क्यों करते हैं, क्या है, नहीं। मुझे पता है जब हम एक ट्रेनिंग ले लेते हैं, थ्योरेटिकली ट्रेनिंग, जब हम एक नया-नया बंदे ने आपको आपने उसको थ्योरेटिकल ट्रेनिंग बहुत अच्छे से दे दी, लेकिन जब वो ग्राउंड लेवल पे प्रैक्टिकल इंटरनल ऑडिट बनाने जाएगा तो उसको समझ में नहीं आएगा कि हमें करना क्या है। होगा क्या, फिर वो फ़ोन करेगा, चलो जी, हाँ जी, मेरे को एक फॉर्मेट चाहिए, मेरे को ये चाहिए, तो इधर-उधर से फॉर्मेट अरेंज करेगा, जिसमें वो कन्फ्यूज़ रहता है कि मेरे को करना क्या है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आई होप कि आप